सभ्यता की कुछ विशेषताओं को पढ़ा। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार चली और किस तरीके से ये दुनिया के सामने प्रकाश में आई। तो आप यहाँ एक मोहर देख रहे हैं, ये हड़प्पा की मोहर है और ये पहली मोहर थी जो उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम था जनरल कनिंघम, उनको ये एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दी गई थी। लेकिन वो इस हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है, कनिंघम इसके महत्व को समझने में चूक कर जाते हैं। क्यों करते हैं ये हम इसमें जानेंगे। जनरल कनिंघम के ऊपर और उनके भ्रम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जनरल कनिंघम कौन थे और उनका भ्रम क्या था। आता है कि हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में जनरल कनिंघम भूल कर बैठे, चूक कर गए, टिप्पणी करें। तो सभी का आंसर यही है। अब हम ज़रा इसको समझते हैं। क्वेश्चन आए कनिंघम कौन थे और या कनिंघम का भ्रम क्या था, तो हमें दोनों में सेम आंसर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रथम मोहर थी वो कनिंघम को दी गई थी। तो कनिंघम कौन थे? कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने मध्य 19वीं शताब्दी में भारत में पुरातात्विक खनन का कार्य शुरू किया था। उनकी मुख्य रुचि 600 से 400 ईसा पूर्व के दौरान जो बौद्ध काल था भारत में, उसके इतिहास को खोजने में ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले थे और वो लिखित साक्ष्य के और रोचक जो चीज़ें थी उसके खोज में ज़्यादा महत्व रखते थे या इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने इस समय के इतिहास को जानने के लिए चीनी यात्रियों के दस्तावेज, खासकर जो 4वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान भारत की यात्रा करी थी, उनके विवरणों का उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने सर्वेक्षण के द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों और उनके इसके अलावा अभिलेखों के अनुवादों का भी सहारा लिया, उनको इकट्ठा किया। हड़प्पा जैसे क्षेत्र उनकी खोज के विषय से बाहर थे। यद्यपि कई बार हड़प्पा की पुरा वस्तुएं कनिंघम को मिलती रहीं, कनिंघम तक पहुंचती रहीं, लेकिन वह यह समझ पाने में भूल करते हैं कि 400 से 600 ईसा पूर्व के दौरान की ही ये हड़प्पा सभ्यता की मुहर होगी या हड़प्पा सभ्यता होगी। वो मानते थे कि भारत का इतिहास 600 से 400 ईसा पूर्व के दौरान से ही शुरू होता है। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा की मोहर कनिंघम को दी, लेकिन वह इस काल से उसको जोड़ते हैं, समय निर्धारित करते हैं जिसके बारे में वह पहले से परिचित थे, यानी गंगा घाटी से। वह मानते थे कि भारत का इतिहास वह गंगा घाटी के किनारे बसे पहले शहर विकसित हुए वहाँ से शुरू होता है। इस प्रकार उन्होंने हड़प्पा के महत्व को समझने में जो चूक करी, इसे ही कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, इसको ध्यान रखना है। जनरल कनिंघम के बाद अगले जो एक महत्वपूर्ण निदेशक आते हैं भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, वो होते हैं जॉन मार्शल। और इन्हीं के दौरान हड़प्पा सभ्यता दुनिया के सामने प्रकाश में आई। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे, इस दौरान दयाराम और अखालदास बनर्जी, मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था कि 1921 के दौरान इनके द्वारा खुदाई की गई थी हड़प्पा में। तो दयाराम और अखालदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा की मोहरें खोज निकाली गई और इसके महत्व को भी समझा गया। कनिंघम के समय नहीं समझा गया, लेकिन इनके दौरान समझा गया। 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा पूरे विश्व में सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। तो ये खुदाई के आधार पर 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने बताया कि हमने जहाँ भारत को पाया था उससे हम 3000 साल पीछे ले गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व के व्यापक परिवर्तन का काल था। भारत में कार्य करने वाले पेशेवर पुरातत्वविद के तौर पर वे जाने जाते हैं और जॉन मार्शल यूनान, क्रीट में भी भारत आने से पहले काम कर चुके थे, पुरातात्विक खोजों में शामिल रहे हैं यूनान और क्रीट के। लेकिन कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, साथ ही दैनिक जीवन की पद्धति को जानने की उत्सुकता भी थी।
मार्शल पूरा स्तर के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा की। वो 36 खुदाई पर गौर करते थे इस तरीके से, तो स्तर विन्यास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब स्तर विन्यास की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से होता क्या है कि अलग अलग स्तर से संबंधित होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। मान लिया हमने खुदाई शुरू करी और सारा पहले खोद के सामान बाहर इकट्ठा कर लिया और फिर उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जानकारी गायब हो जाती है। क्योंकि अगर अलग अलग स्तर के आधार पे हम उनको बांटे तो जो सबसे ऊपर होगी वो नई होगी, अपेक्षाकृत कम पुरानी होगी, जो थोड़ा और नीचे होगी उससे और पुरानी होगी, और उससे नीचे होगी तो और ज़्यादा पुरानी होगी। लेकिन जब हम स्तर विन्यास की अनदेखी करते हैं और 36 खुदाई करते हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लुप्त हो जाती है। तो यही जॉन मार्शल के दौरान हुआ। फिर आते हैं एक नए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के हमारे डायरेक्टर जनरल बनते E.M. व्हीलर। तो व्हीलर जिन्हें हम कहते हैं, तो 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने और व्हीलर एक समान 36 इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण किया। उन्होंने सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। वो कभी ब्रिगेडियर के तौर पे थे तो उन्होंने एक अनुशासन के तहत और सैनिक परिशुद्धता के साथ खुदाई कार्य शुरू करवाए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने स्तर विन्यास को ध्यान रखा, जिसकी वजह से अलग अलग स्तर में जो चीज़ें मिलती थी उनका काल निर्धारण और उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रखने में हेल्प मिली। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो E.M. व्हीलर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, और जो हमने पीछे पढ़ा जॉन मार्शल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जॉन मार्शल कौन थे और भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान है, तो हमें ये पूरा लिखना है। E.M. व्हीलर के बारे में हल्का फुल्का पूछता है तो इसको ध्यान में रखना है। स्तर विन्यास आपसे अभी तक तो नहीं पूछा है,